वेलकम टू एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। एस.के.आर. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 26 जून 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 26 जून के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करें और आप हमारे चैनल से जुड़ें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार है कि 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं 2021 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है जीवन बचाने के लिए ड्रग्स तथ्य साझा करें। 2021 में इसकी थीम है और यह कब से मनाया जाता है? तो यह 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक जो प्रस्ताव पास किया था उसमें यह कहा गया था कि 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ और जानकारियाँ दूँ तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 269 मिलियन है। कितनी? 269 मिलियन है ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या। यह रिपोर्ट हाल ही में आई है और यह रिपोर्ट 2018 में ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बताती है 269 मिलियन। दोस्तों, इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की यानी कि DSU की पहली कुलपति बनी हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी हैं। दोस्तों, अगर मैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको कुछ और बातें बताऊं तो वह कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। कौन सी श्रेणी में? कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए भारोत्तोलक श्रेणी में ओलंपिक पदक जीता था। कौन सा? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलक हैं। अगर मैं इनके बारे में कुछ और बातें बताऊं तो कर्णम मल्लेश्वरी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। कौन कौन से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और आपका पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। तो आपके दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो कुलपति बनी है वह बनी है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी और कर्णम मल्लेश्वरी ही ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलक हैं और इन्हें पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने पे फॉर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने ही हाल ही में अपने खाता धारकों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने UPI के साथ
पे फॉर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की है। इस सेवा के तहत खाता धारक अपने फ़ोन में उपस्थित कॉन्टैक्ट के साथ लेन देन कर सकते हैं। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर मैं बात करूं इसके एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो इसके सीईओ और एमडी हैं उदय कोटक। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। स्थापना हो गई आपकी 2003 में, मुख्यालय हो गया आपका मुंबई में और एमडी और सीईओ हो गए आपके उदय कोटक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मानित बी पोन्नमल का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक प्रसिद्ध गायक थीं। जी हाँ दोस्तों, प्रणब मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध गायक थीं जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया था पद्मश्री से? तो इन्होंने 2006 में एक नवरात्रि संगीत समारोह पर संगीत प्रस्तुत किया था और वह संगीत इतना अद्भुत था कि उसे देखते हुए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस फल की नई किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। जी हाँ दोस्तों, तरबूज की एक नई किस्म की फसल येलो गोल्ड 48 लॉन्च की गई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बुवाई जो इसकी फसल है वह अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की जाएगी और अगर कटाई की बात की जाए तो यह अप्रैल में की जाएगी। इसकी फसल जो होगी वह अक्टूबर से आपकी फरवरी के बीच में होगी और इसकी कटाई जो आपकी अप्रैल में हो जाएगी। और यह जैसा कि आमतौर पर जो आपकी हाल ही में भारत में तरबूज की किस्म है, उसका तरबूज का जो अंदरूनी भाग होता है यानी कि जिसे गूदा कहते हैं वह लाल कलर का होता है, लेकिन इस नई किस्म यानी कि येलो गोल्ड 48 का जो गूदा होगा वह पीले कलर का होगा और यह भारत में लॉन्च की जा चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सदी के विश्व के सबसे बड़े दानवीर कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जमशेदजी टाटा विश्व के सबसे बड़े दानवीर या परोपकारी व्यक्ति बन गए हैं। कौन से? जमशेदजी टाटा। और अगर इनके मैं दान की बात करूं तो इन्होंने इस सदी में अब तक 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दान दे चुके हैं। कितना? 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह जमशेदजी टाटा अब तक दान दे चुके हैं। और अगर इनके बारे में कुछ और बातें बताऊं तो जमशेदजी टाटा जी जो हैं वो टाटा समूह के संस्थापक हैं। कौन? जमशेदजी नुसीरवान जो हैं वो है टाटा समूह के संस्थापक हैं। और इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और इनकी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स हैं, जिन्होंने अब तक 74.6 अरब डॉलर का दान दिया है। कितना? 74.6 अरब डॉलर का दान दिया है इन्होंने बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भया। जी हाँ दोस्तों, निर्भया का हाल ही में भारत ने जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कर दिया है। निर्भया एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी स्थान से छोड़ी जा सकती है। और अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताऊं
तो इसकी लंबाई है आपकी 6 मीटर, चौड़ाई है आपकी 0.52 मीटर, और अगर इसके पंखों का फैलाव की बात की जाए तो इसके पंखों का फैलाव है आपका 2.7 मीटर, और अगर इसके वजन की बात करूं तो इसका वजन है आपका 1500 किलोग्राम। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है इसकी मारक क्षमता, और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। और एक जो आपके लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसे आप अवश्य याद कर लें कि इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है, और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं इसकी टेस्टिंग की, पहली फ़्लाइट टेस्टिंग की, तो इसकी पहली फ़्लाइट टेस्टिंग 2013 में की गई थी, और हाल ही में इसकी 8वीं फ़्लाइट टेस्टिंग की गई है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें कौन कौन सी। और यह जो इसका परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर से किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के जो बालासोर के जो चांदीपुर का एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहाँ से इस निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगर इसके पहली टेस्ट की बात की जाए तो वह 12 मार्च 2013 को की गई थी, और 24 जून 2021 में इसकी 8वीं परीक्षण उड़ान थी। कौन सी? इसका 8वां परीक्षण किया गया था 24 जून 2021 को। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? तो वह हैं आपके परीक्षण जो कि उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था, और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, और यह DRDO ने विकसित की है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत और विश्व बैंक ने मिजोरम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 मिलियन US डॉलर का। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने मिजोरम ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 32 मिलियन US डॉलर का ऋण समझौता किया है, और यह मिजोरम के स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण परियोजना को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। किस लिए? मिजोरम की जो स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण परियोजना है उसे बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ यह समझौता किया गया है 32 मिलियन US डॉलर का। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं बात करूं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना आपकी 1944 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC US में है। अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा हैं, और राज्यपाल आपके PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई हैं मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल, और राजधानी है आपकी आइजोल। और अगर मिजोरम के निर्माण या फिर गठन की बात की जाए तो वह आपका 1987 में है। आपकी विश्व बैंक की स्थापना हो गई 1944 में, और आपके अध्यक्ष हो गए डेविड मालपास, और आपके मुख्यालय हो गया वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में स्थित है। और अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा हैं, और राज्यपाल आपके PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और राजधानी आपकी आइजोल है, और निर्माण या गठन इसका 1987 में हुआ था मिजोरम का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ही 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करेगा, और यह 2022 में की जाएगी। कब की जाएगी? 2022 में। और इसमें 2018 में जो एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक हुई थी उसकी जो मेज़बानी की थी वह अबू धाबी ने की थी, और उसी अबू धाबी की बैठक उसकी अबू धाबी की जो समझ थी
उसे आगे बढ़ाने के लिए, उस बैठक की समझ को आगे बढ़ाने के लिए 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज की बैठक भारत करेगा। तो यह कब होगी? 2022 में हुई थी। और 8वीं कहाँ हुई थी? अबू धाबी में 2018 में हुई थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5%। जी हाँ दोस्तों, P&S ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास GDP दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। दरअसल इसने यह संशोधित किया है क्योंकि इसने पिछली रिपोर्ट में भारत की विकास GDP दर 11% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसने इस रिपोर्ट को सुधार कर भारत के लिए इसकी विकास GDP दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और इसी ने 2023 में भारत की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। यह भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 26 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट आपको बता दिए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।